हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। पिछले लेक्चर में हमने काव्य दोष पर बातचीत किया था। उम्मीद है कि वो लेक्चर आपको पसंद आया होगा। कई लोगों ने कमेंट्स भी किया। अब कमेंट्स करने वालों में कुछ लोग नए भी शामिल हो रहे हैं, तो इसे देखकर अच्छा लग रहा है। पहले कुछ पुराने लोग कमेंट्स किया करते थे, वो इस समय नहीं कर रहे हैं। तो बस मैं ये पूछना चाहता हूँ कि वो लोग सुरक्षित हैं कि नहीं। एक बार कमेंट्स कर ज़रूर बताएं कि वो लोग जहाँ भी हैं ठीक तरीके से तो हैं। इसी को जानने के लिए मैं एक कमेंट्स का निवेदन करता हूँ। बाकी नए लोग जुड़ रहे हैं तो काफ़ी अच्छा लग रहा है और हमारा चैनल लगातार लोगों से जुड़ता जा रहा है, ये भी देखकर अच्छा लग रहा है। आज मैं जिस टॉपिक पर बातचीत करूँगा वह यूजीसी नेट और यूपी हायर एजुकेशन, जितने भी यूजी या पीजी लेवल के छात्र हैं उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आज मैं शब्द शक्तियों पर बातचीत करूंगा कि शब्द शक्तियाँ क्या हैं, उनके भेद कितने हैं, उनके लक्षण कौन कौन से हैं जिनके आधार पर उनको जाना जा सके। तो उम्मीद है कि आप लगातार हमारे साथ बने रहेंगे और कमेंट्स कर ज़रूर बताएंगे कि आज का लेक्चर आपको कैसा लग रहा है। ठीक है, तो चलते हैं, हम शब्द शक्तियों पर बातचीत करते हैं। जब हम शब्द शक्ति की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में तुरंत आता है कि शब्दों के बारे में तो हम जानते हैं, ये शब्द शक्ति क्या है। ठीक है, क्या शब्दों में सही मायने में पावर होता है? क्या शब्द में पावर होता है? इसी चीज़ को समझने का हम प्रयास करेंगे। तो और शब्द शक्ति क्या है? अगर इसका हम शाब्दिक अर्थ देखें तो कहा जाता है कि शब्दार्थ संबंध शब्द शक्ति। ठीक है, शब्दार्थ संबंध शब्द शक्ति, मतलब शब्द और अर्थ के संबंध को शब्द शक्ति कहते हैं। इसके पहले आपने आचार्य भामा का एक कोटेशन पढ़ा होगा कि शब्दार्थ सहितः काव्यम, मतलब शब्द और अर्थ को मिलाकर काव्य बनता है। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं कि शब्द और अर्थ के संबंध को शब्द शक्ति कहते हैं। जब कोई शब्द प्रयुक्त किया जाता है और उसका जो अर्थ निकलता है और वो किस तरीके का अर्थ निकलता है, वही है शब्द शक्ति। जैसे मैंने उदाहरण के लिए मैं बोल रहा हूँ, जैसे मैंने लिखा फांसी, ये केवल एक शब्द है, लेकिन इसका नाम सुनते हुए इसका जब अर्थ निकलता है तो बड़ा ही लंबा चौड़ा व्यापक अर्थ निकलता है। केवल फांसी शब्द नहीं है, बल्कि एक प्रकार का अर्थ यहाँ पर ध्वनित हो रहा है, उसके पहले की परिस्थिति और बाद की परिस्थिति की तरफ भी संकेत कर रहा है। जैसे मैं दूसरा उदाहरण दे रहा हूँ जो कि काफ़ी प्रासंगिक है, लॉकडाउन। अगर मैंने लिखा लॉकडाउन तो ये केवल शब्द मात्र नहीं है, बल्कि इसका एक अर्थ ध्वनित हो रहा है कि लॉकडाउन का मतलब है कि कितने दिनों का, मतलब बंदी कितने दिनों का, उस हिसाब से हमको अपना व्यवस्था करना पड़ेगा और भी जो चीज़ प्लानिंग है उसको करना पड़ेगा। तो ये केवल शब्द नहीं है, बल्कि इसका अर्थ ध्वनित हो रहा है, वही है शब्द शक्ति। इसी तरीके से मैं अगर बोलूँ जैसे सरकार, तो सरकार कहने का मतलब है कि उसमें केवल शब्द नहीं है, उसका एक बहुत ही व्यापक अर्थ है। ठीक है, तो ये उदाहरण के क्रम में मैंने बताने का प्रयास किया। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि शब्द और अर्थ का जो संबंध है कैसे शब्द शक्ति का निर्माण करता है। तो शाब्दिक अर्थ समझ गए होंगे, तो इसके बाद हम उसके भेदों पर बातचीत करेंगे और लक्षण के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे, तो बातें और क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप लगातार हमारे साथ बने रहेंगे और आज इस टॉपिक्स को हम एकदम से कॉन्सेप्ट को क्लियर करके रखेंगे, ताकि शब्द शक्ति से संबंधित जब भी परीक्षा में सवाल आए तो आप सही कर दें। ठीक, तो इसका शाब्दिक अर्थ समझ में आ गया होगा। अब आचार्यों ने इसका अलग अलग तरीके से भेद किया है, लेकिन मुख्य रूप से जो शब्द शक्तियाँ होती हैं वो 3 तरीके की होती हैं। भेद करते समय इन शब्द शक्तियों को 3 भागों में बांटा गया है। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि शब्द शक्तियों को कितने भागों में बांटा गया है, तो 3 है। पहला है अभिधा। अगर अभिधा के शाब्दिक अर्थ को हम समझें कि अभिधा क्या है, तो मतलब ऐसी शब्द शक्ति जिसमें शब्दों के माध्यम से सीधा सीधा अर्थ निकलता है, मतलब सीधा सीधा घुमा फिरा कर अर्थ नहीं निकलता है, सीधा सीधा अर्थ ग्रहण। ठीक है, तो उसे कहा जाएगा अभिधा। जैसे मैं उदाहरण के लिए बताऊं, मैंने लिखा कि हमें फल खाना चाहिए, हमें फल खाना चाहिए।
तो यहाँ पर जो फल शब्द है ये एक आहार सामग्री के रूप में आया हुआ है कि फल, उसमें सेब हो सकता है, पपीता हो सकता है, अनार हो सकता है, अंगूर हो सकता है, जितने तरीके के फल आते हैं वो सब शामिल हो जाएगा। तो इसका क्या है, हमने सीधा अर्थ निकाला, मतलब जो शब्दकोश में अर्थ है फल का उसी को हमने यहाँ पर निकाला। तो ये क्या है, अभिधा शब्द शक्ति के अंतर्गत आएगा, मतलब कि सीधा सीधा अर्थ निकाला गया। दूसरा जो शब्द शक्ति है दूसरी, वो है लक्षणा। लक्षणा शब्द शक्ति में क्या होता है कि मुख्य अर्थ में बाधा उत्पन्न होता है। इसको मुख्यार्थ में लिख रहा हूँ, मुख्य अर्थ को अगर इसमें संधि करेंगे तो मुख्यार्थ हो जाएगा। और आप कमेंट्स कर कर बताइए कि इसमें कौन सी संधि है, क्योंकि मैंने संधि भी पढ़ा दिया है। तो आप बताइए मुख्यार्थ में कौन सी संधि है। मुख्यार्थ में बाधा उत्पन्न होना, बाधा उत्पन्न होना। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि मुख्यार्थ में बाधा उत्पन्न होता है किस शब्द शक्ति के अंतर्गत, तो आपका उत्तर होगा लक्षणा के अंतर्गत। और पूछ दिया जाएगा कि किस शब्द शक्ति के अंतर्गत सीधा सीधा अर्थ ग्रहण किया जाता है, तो उसका आंसर होगा अभिधा। तो इस तरीके से परीक्षाओं में सवाल पूछे जाते हैं, और खासतौर से लक्षणा से तो बहुत सवाल पूछे जाते हैं। तुरंत लिख देगा मुख्यार्थ में बाधा उत्पन्न किस शब्द शक्ति में होता है, और 4 विकल्प दे देगा उसमें। तो आपको बस समझना है कि ये लक्षणा के अंतर्गत है। और इसमें आप संधि बताइए कमेंट्स कर कर कि कौन सी है। अब मुख्यार्थ में बाधा कैसे उत्पन्न हो रहा है। मुख्यार्थ में बाधा उत्पन्न होने का मतलब है कि किसी भी शब्द का सीधा सीधा अर्थ नहीं आता है, बल्कि उसको थोड़ा सा घुमा कर उसका अर्थ लिया जाता है। ठीक है, इसीलिए तो शब्दों में पावर है, इसी चीज़ को समझना है। जैसे मैंने लिखा कि कर्म करो फल की इच्छा मत करो, कर्म करो फल की इच्छा मत करो। कई बार आपने सुना होगा कि मेहनत करिए फल की इच्छा मत करिए, काम करते जाइए फल की इच्छा मत करो। यहाँ पर भी फल शब्द आया हुआ है, तो ये खाद्य सामग्री वाला फल नहीं है, बल्कि ये परिणाम की तरफ संकेत कर रहा है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि क्या हुआ, इसके जो मुख्य अर्थ है इसका फल का, उसमें क्या है, बाधा उत्पन्न हुई, और एक दूसरा यहाँ पर उसका अर्थ निकला है। यही तो है शब्द शक्ति। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये समझ में आ गया होगा। व्यंजना, व्यंजना शब्द शक्ति में क्या होता है कि इसमें भी मुख्य अर्थ में बाधा उत्पन्न होती है, लेकिन एक तीसरा अर्थ इसमें ध्वनित होता है। मुख्य अर्थ में बाधा, लेकिन तीसरा अर्थ इसमें एक निकाला जाता है। ठीक, तीसरा अर्थ निकाला जाता है। जैसे मैं उदाहरण के रूप में दूं कि उसका घर गंगा में है, उसका घर गंगा में है। ये काफ़ी इसका फेमस उदाहरण है, ये भी एग्जाम में आता है। इस तरीके से एक वाक्य लिख देगा और लिखेगा कि इसमें कौन सी शब्द शक्ति का प्रयोग किया गया है, और विकल्प में तीनों शब्द शक्तियाँ रहेंगी, और एक हो सकता है रहेगा कि इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पर गंगा शब्द का प्रयोग किया गया है। गंगा एक नदी के रूप में है, लेकिन यहाँ पर जो इसका अर्थ आया है, मुख्य अर्थ में बाधा उत्पन्न होते हुए पवित्रता के रूप में आया है। ठीक है, ये उसका घर जो है वो साफ़ सुथरा है, पवित्र है, स्वच्छ है। गंगा नदी के बीचों बीच में नहीं है। सेंटेंस आप पढ़ेंगे, वाक्य पढ़ेंगे तो लगेगा कि गंगा के बीचों बीच हैं या फिर गंगा में ही है, लेकिन यहाँ पर क्या अर्थ ध्वनित हो रहा है, तीसरा अर्थ निकल रहा है कि जो घर है उसका घर है। यहाँ पर किसी का भी लिख सकते हैं आप, लेकिन मैंने सर्वनाम का प्रयोग किया है बस समझाने के लिए कि उसका घर गंगा में है का मतलब कि पवित्र है, स्वच्छ है और साफ रूप में है। तो उम्मीद है कि इन तीनों शब्द शक्तियों का जो शाब्दिक अर्थ है वो आप समझ गए होंगे और इनसे परिचित हो गए होंगे कि अभिधा क्या है, लक्षणा क्या है और व्यंजना क्या है। जब भी परीक्षाओं में सवाल आएंगे तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप 100% उसको सही कर आएंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं कि कुछ संबंध हैं। जैसा कि मैंने बताया कि शब्द अर्थ तो है ही, बराबर शब्द शक्ति है। तो शब्द और अर्थ को थोड़ा सा हम इसमें समझ लेते हैं, शब्द शक्तियों के संबंध में कि क्या क्या है। कई बार उनसे भी सवाल आ जाता है, उसको भी जानना जरूरी है। तो पहला यहाँ पर मैं शब्द लिख ले रहा हूँ, आप भी इसको चाहे तो नोट कर सकते हैं। शब्द, अर्थ और शब्द शक्ति। शब्द शक्तियों से आप परिचित हो गए कि कौन कौन सी शब्द शक्तियाँ हैं। 3 के बारे में मैंने बता दिया। अब इनका आपस में संबंध क्या है
उसको भी जानना जरूरी है। जैसे पहला जो यहाँ पर है वाचक। वाचक शब्द किस शब्द शक्ति के अंतर्गत आता है अभी पता चल जाएगा आपको। वाचक का जो है इसको वाच्यार्थ कहते हैं। बहुत बार एग्जाम में आ जाता है कि वाच्यार्थ का प्रयोग किस शब्द शक्ति में किया जाता है, तो इसका उत्तर होगा अभिधा। ठीक है, तो अब आप देख रहे होंगे कि एक समीकरण बन गया है कि वाचक, वाच्यार्थ और अभिधा शब्द शक्ति। दूसरा है लक्षक। ठीक हो गया लक्ष्यार्थ, फिर हो गया लक्षणा। ठीक, तीसरा हो गया व्यंजक, व्यंग्यार्थ और व्यंजना। आपने इन संबंधों को भी देख लिया होगा। और जैसे भी सवाल आएगा कि लक्ष्यार्थ का प्रयोग किस शब्द शक्ति में किया जाता है तो लक्षण, व्यंग्यार्थ का प्रयोग किस में किया जाता है व्यंजना, व्यंजक शब्द किस शब्द शक्ति से संबंधित है तो व्यंजना, लक्षक का संबंध किस शब्द शक्ति से है तो लक्षणा, इसी तरीके से वाचक का। तो उम्मीद है कि इन संबंधों को भी आप समझ गए होंगे और इससे भी संबंधित परीक्षा में सवाल आएगा तो आप सही कर लेंगे उसको। ठीक है, खासतौर से अभिधा और लक्षणा और व्यंजना जो 3 शब्द शक्तियाँ हैं उसमें अभिधा में तो सीधा सीधा अर्थ निकलता है। कोई व्यक्ति अगर सामान्य बात कहता है तो सीधे अर्थ में कहता है, लेकिन अगर सामान्य बात नहीं कह पाता है तो उसको लक्षणा और व्यंजना में प्रस्तुत करने का प्रयास करता है और अपने अभिव्यक्ति शैली को मजबूत करता है। खासतौर से शब्द शक्तियों का जो प्रयोग किया जाता है वो अपनी अभिव्यक्ति शैली को मजबूत करने के लिए। ठीक है, कि अगर कोई सामान्य बात सामान्य भाषा में नहीं कह पाते हैं तो उसको घुमा कर करना चाहिए, क्योंकि जब सीधे सीधे आप बात कहते हैं तो किसी भी मनुष्य को वो पीड़ा पहुंचा सकती है। अगर घुमा कर बात कहेंगे तो फिर व्यक्ति उसको अलग तरीके से अर्थ लेगा और पीड़ा उसको उत्पन्न नहीं होगी। जैसे मान लीजिए कोई आपका दोस्त है और वो कह रहा है कि आपको उसके साथ चलना है और नहीं जाना है, आप तुरंत डायरेक्ट बोल देंगे कि नहीं जाना है, तो फिर उसको क्या होगी, पीड़ा उत्पन्न होगी, उसको दुख होगा कि मेरा दोस्त है नहीं जा रहा है। अगर आप घुमा कर बोलेंगे कि मुझे उससे भी आवश्यक कोई काम है जिसकी वजह से मैं नहीं जा रहा हूँ और काफ़ी मैं दुखी हूँ कि तुम्हारे साथ नहीं जा पा रहा हूँ, तो ये है। या फिर व्यंजना में आप प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि ये तीनों शब्द शक्तियों का जीवन में काफ़ी उपयोग किया जाता है। कई बार आपने अपने आसपास के लोगों के मुंह से सुना भी होगा कि सीधे सीधे बात कहो, लक्षणा व्यंजना में मत फंसाने का प्रयास करो। ठीक है, तो अब उम्मीद है कि इन शब्द शक्तियों को आप समझ गए होंगे और परीक्षा में इससे संबंधित सवाल आएगा तो आप हल कर लेंगे। शब्द शक्तियों पर अध्ययन करते हुए आचार्य देव यानी कि रीतिकाल के जो कवि हैं देव, उन्होंने एक कोटेशन दिया हुआ है जो कि परीक्षाओं में कई बार पूछा जाता है। उसे आप ज़रूर नोट कर लीजिए, क्योंकि उस कोटेशन पर बिना बातचीत किए हुए शब्द शक्ति को हम नहीं समझ सकते। उन्होंने कहा है कि अभिधा उत्तम काव्य है, अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणाहीन, मध्य लक्षणाहीन। अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणाहीन, अधम अधम व्यंजना रस विरस, अधम व्यंजना रस विरस, उल्टी कहत नवीन, उल्टी कहत नवीन। ठीक है, ये देव का कोटेशन है और परीक्षाओं में लगातार पूछा गया है। ये पीजीटी के एग्ज़ाम में सन 2005, 2013, 2015 इत्यादि में लगातार पूछा गया है। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिए और जैसे ये कोटेशन आए तो आपका एकदम सही होना चाहिए, इसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए। कई बार क्या होता है कि इतना ही पूछ देगा कि अभिधा उत्तम काव्य है, किसने कहा है। ठीक है, पूरा पंक्ति नहीं पूछेगा, इसी में से एक ठू उठा लेगा, तो आपको ये जानकारी होनी चाहिए। या फिर अधम व्यंजना, व्यंजना को अधम किसने माना है, अधम मतलब सबसे निचले स्तर का। ठीक है, उत्तम तो अभिधा हो गया, मध्य में लक्षणा हो गया और सबसे नीचे का जो शब्द शक्ति है, सबसे कमज़ोर शब्द शक्ति, ये देव के दृष्टिकोण में है। लेकिन अगर आप सामान्य तौर पर देखें तो लक्षणा और व्यंजना का काफ़ी अहम रोल होता है किसी की अभिव्यक्ति शैली को मजबूत करने में। ठीक है,
तो आप समझ गए होंगे और इस कोटेशन को आपने लिख भी लिया होगा। तो परीक्षा में ये कोटेशन आएगा तो तुरंत आप इसको सही कर लेंगे। अब हम देखते हैं कि जो भी शब्द शक्तियाँ हैं उनके कितने भेद, शब्द शक्तियों में कितने भेद हैं। तो अभिधा में ज़्यादातर डिस्कशन करने की ज़रूरत नहीं है। लक्षणा और व्यंजना, इन दोनों शब्द शक्तियों में ज़्यादातर भेद किए गए हैं और इनसे सवाल भी आते हैं, जिसको कि हम समझने का प्रयास करेंगे। लक्षणा शब्द शक्ति के अंतर्गत देखा जाए तो कौन कौन से भेद हैं उसको हम देख लेते हैं। लक्षणा जब हम बोल रहे हैं तो तुरंत आपके दिमाग में ये चीज़ क्लिक होनी चाहिए कि मुख्यार्थ में बाधा। ठीक है, जहाँ जहाँ मैं लक्षणा का प्रयोग करूँ आप अपने दिमाग में तुरंत बैठा लीजिए कि मुख्यार्थ में बाधा जब उत्पन्न होती है वहाँ पर लक्षणा होती है। तो कौन कौन सी लक्षणा हैं जिनसे कि परीक्षा में सवाल आते हैं और एक विद्यार्थी को जानना चाहिए, उस पर मैं डिस्कशन करने जा रहा हूँ। पहला है रूढ़ा लक्षणा। ठीक, तो इसमें दो शब्द हैं, एक है रूढ़ा और दूसरा है लक्षणा। लक्षणा को आपने समझ लिया है, रूढ़ा क्या है? रूढ़ा मतलब कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो अपने परंपरा से लंबे समय से प्रयुक्त होते आते हैं और एक खास अर्थ में वो बदल कर रह जाते हैं। जैसे मैं बोलूँ कि पंजाब बीर प्रदेश है, ठीक है, तो जो बीर है ये पंजाबियों के लिए रूढ़ अर्थ में हो गया है कि पंजाब के जो निवासी हैं वो बहुत वीर होते हैं, वो किसी से डरते नहीं हैं। ठीक है, इसी तरीके से कहा जाए कि छत्तीसगढ़ के लोग हमेशा कहा करते थे कि छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया। तो हर स्टेट के लोग अपने जाने में अच्छे होते हैं, लेकिन उनका एक कोटेशन था क्योंकि ये ऋण अर्थ में प्रयुक्त हो गया था। और कई बार आप सुने होंगे कि एक बिहारी 100 पर भारी, ये भी क्या है, ऋण अर्थ में है। इसी तरीके से कहा जाता है कि मोक्ष की नगरी क्या है, काशी, तो ये क्या है, ये ऋण अर्थ में, जिसका कि बाद में कबीरदास ने विरोध भी किया था। ठीक है, दूसरे जगह मगहर जाकर उन्होंने अपना शरीर त्यागा। तो कुछ चीज़ें जो होती हैं वो लंबे समय से परंपरा के रूप में चली आती हैं और एक खास अर्थ में कन्वर्ट होकर रह जाती हैं, वही क्या है, रूढ़। ठीक है, जब आप शब्द व्युत्पत्ति पढ़ेंगे तो उसमें सामान्य शब्द, रूढ़ और यौगिक, इन सब तरीके के शब्दों की चर्चा की गई है, तो वही है। तो उम्मीद है कि ये ऋण शब्द को आप समझ गए होंगे। मैंने तमाम उदाहरणों से बताने का प्रयास किया, आप कमेंट्स कर जरूर बताइए कि समझे कि नहीं। तो रूढ़ा लक्षणा क्या है कि जब मुख्यार्थ में बाधा उत्पन्न हो, जब मुख्यार्थ में बाधा उत्पन्न होने पर रूढ़ि के आधार पर अर्थ ग्रहण करना। ठीक है, रूढ़ि के आधार पर अर्थ ग्रहण करना मतलब कि अर्थ निकालना। अब जब तक एग्जाम्पल हम नहीं देंगे तब तक चीज़ें क्लियर नहीं होंगी। तो एग्जाम्पल के लिए जैसे कोई लिखे कि पंजाब वीर है, तो यहाँ पर जो वीर शब्द आया हुआ है ये पूरे पंजाब प्रांत के लिए, एक मैं उदाहरण दे रहा हूँ। इसी सारे प्रदेश के लोग वीर होते हैं, लेकिन खासतौर से ये उदाहरण के लिए, समझने के लिए है कि पंजाब वीर है, तो ये पंजाब के निवासियों के लिए है। जिसे कहा जाता है कि हिंदुस्तानी संस्कारी होते हैं, हिंदुस्तानी संस्कारी होते हैं। ये क्या है, ऋण अर्थ में, संस्कारी होना ऋण अर्थ में। जैसे अतिथि देवो भव, जो मेहमान होता है वो देवता के समान होता है। ठीक है, तो सामान्य रूप में देखा जाए तो वो तो एक मनुष्य है, लेकिन उसको क्या उपाधि दी गई, देवता का, अतिथि देवो भव। ठीक, इसीलिए हम उसका सेवा सत्कार करते हैं, उसको देवता मानते हैं। जिस तरीके से भगवान को पूजते हैं वैसे ही अतिथि को भी पूजते हैं। तो ये देव शब्द है, ये ऋण के अर्थ में प्रयुक्त होने लगा है। तो उम्मीद है कि आपको रूढ़ा लक्षणा समझ में आ गई होगी। मतलब कि ऐसी लक्षणा जब मुख्यार्थ में बाधा उत्पन्न हो तो उसका अर्थ ऋण के आधार पर ग्रहण किया जाए, तो वो क्या है, रूढ़ा लक्षणा। अगली जो लक्षणा है वो है प्रयोजनवती लक्षणा। ठीक, लक्षणा तो आप समझ गए हैं बिल्कुल कि मुख्यार्थ में बाधा। अब इस शब्द को समझना है कि प्रयोजनवती लक्षण क्या है। प्रयोजन मतलब होता है उद्देश्य। ठीक, कई बार आपने सुना होगा कि
किस प्रयोजन से आप आए हैं या आपका प्रयोजन क्या है, मतलब आपका उद्देश्य क्या है। तो इसका अगर शाब्दिक अर्थ देखें तो मुख्यार्थ में जब बाधा उत्पन्न होने पर विशेष प्रयोजन के लिए जब कोई शब्द यूज किया जाता है और उसके बाद उसका अर्थ ग्रहण किया जाता है तो वहाँ पर प्रयोजनवती लक्षणा होती है। मुख्यार्थ में बाधा उत्पन्न होने पर विशेष प्रयोजन मतलब उद्देश्य के लिए, विशेष प्रयोजन के लिए या उद्देश्य के लिए जब कोई शब्द प्रयुक्त होता है, जब कोई शब्द प्रयुक्त होता है और उसका जब हम अर्थ ग्रहण करते हैं तो वो क्या है, प्रयोजन वती लक्षणा। ठीक है, अब उदाहरण के माध्यम से समझें। जैसे मैंने लिखा कि मोहन गधा है, मोहन गधा है। कई बार आप बातचीत में लोगों को कहते हुए सुनते होंगे कि फला गधा है, मतलब गधा यहाँ पर एक पशु का प्रतीक के रूप में लिया गया है, लेकिन इसका जो प्रयोग किया गया है एक खास उद्देश्य के ध्यान में रखकर किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है इसका प्रयोजन कि वो मूर्ख है। गधा का मतलब वो मूर्ख है। दो अर्थों में इसका ज़्यादातर प्रयोग किया जाता है। जब कोई बहुत मेहनती हो, लोग कहते हैं कि वो गधे की तरह मेहनत करता है लेकिन उसका कोई खास परिणाम नहीं निकलता है। कोई बोलेगा कि वो गधा है, तो यहाँ पर बताया कि मोहन गधा है, मतलब वो मूर्ख है। कई बार गधा की जगह पर उल्लू शब्द का भी प्रयोग हो जाता है। ठीक है, तो ये भी क्या इसका प्रतीक है, मूर्खता का ही प्रतीक है कि तुम उल्लू हो तो तुम मूर्ख हो। और भी कई प्रतीकात्मक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी कोई शब्द किसी खास अर्थ के लिए प्रयुक्त किया जाए या प्रयोजन को ध्यान में रखकर प्रयुक्त किया जाए तो वहाँ पर क्या होगी, प्रयोजनवती लक्षणा होगी। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये समझ में आ गया होगा उदाहरण के माध्यम से। अब हम अगली लक्षणा के बारे में पढ़ें तो क्या है, गौणी लक्षणा। गौणी लक्षणा क्या है भाई, गौणी लक्षणा मतलब जब हम मुख्यार्थ में बाधा उत्पन्न हो, जब लक्षणा जब मैं बोल रहा हूँ तो तुरंत आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए क्योंकि बार बार लिखना सही नहीं है। मुख्यार्थ में जब बाधा उत्पन्न हो तो उस शब्द का हम अर्थ गुण के आधार पर लें। शब्द का अर्थ जिसको मैं लिख रहा हूँ शब्दार्थ को गुण के आधार पर ग्रहण किया जाए। ठीक, अब गुण के आधार पर कैसे ग्रहण किया जाएगा, उदाहरण दें। जैसे मैंने लिखा कि सोहन शेर है, सोहन शेर है। इसके पहले मैंने मोहन गधा है का उदाहरण दिया था। तो गधा का जो अर्थ है मूर्ख या मेहनत करने वाला जो भी है, तो प्रतीकात्मक रूप में यहाँ पर शेर, सोहन शेर है। तो ये क्या इसका अर्थ निकलेगा, शेर का जो गुण है वो क्या है, हिम्मती, बहादुर। ठीक है, शेर है। ठीक, तो ये यहाँ पर गुण के आधार पर इसका अर्थ निकल रहा है। ठीक, या फिर कोई बोलेगा कि सोहन गीदड़ है या फिर सियार है, तो उसका एक अलग अर्थ निकल जाएगा। ठीक है, डरपोक के अर्थ में। इसीलिए कई बार आपने सुना होगा कि ज़्यादा गीदड़ भभकी न करें। कई बार आप न्यूज़ देखते होंगे तो लिखता है कि पाकिस्तान गीदड़ भभकी न दिखाए, मतलब कि कोई व्यक्ति अगर किसी को डराना चाहता है और खुद अंदर से डरा रहता है तो उसको क्या बोलते हैं, गीदड़ भभकी। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सी लक्षण हो जाएगी, गौणी लक्षणा। ठीक, अब अगला लक्षण जो है वो है शुद्धा लक्षणा। उम्मीद है कि ये लक्षणा के जो भेद हैं आप लोगों को समझ में आ रहे होंगे। कमेंट्स कर ज़रूर आप बताइए कि चीज़ें क्लियर हो रही हैं कि नहीं, क्योंकि मैं बार बार यही जोर देता हूँ कि मैं तो यहाँ से अपनी अभिव्यक्ति दे रहा हूँ और आप तक मेरी बात संप्रेषित हो रही है कि नहीं। आप कमेंट्स के माध्यम से ही बता सकते हैं कि चीज़ें क्लियर हो गई हैं, तो मुझे लगेगा कि मेरा लेक्चर सार्थक हो रहा है। ठीक है, हमने अब तक पढ़ लिया रूढ़ा लक्षणा, प्रयोजनवती लक्षणा, गौणी लक्षणा। अब हम पढ़ेंगे शुद्धा लक्षणा। शुद्धा लक्षणा क्या है, जब कोई मुख्यार्थ में बाधा उत्पन्न हो और गुण के अन्य, पहले तो गुण के आधार पर हमने गौणी में देखा, लेकिन यहाँ पर अन्य आधार पर। ठीक,
गुण को छोड़कर अन्य आधार पर अर्थ ग्रहण किया जाए। ठीक, अन्य आधार पर जब कोई अर्थ ग्रहण किया जाता है तो वहाँ पर क्या होता है, शुद्धा लक्षणा होता है। अब इसको उदाहरण के माध्यम से हम समझें तो जैसे मैंने लिखा कि लाल पगड़ी आ रही है, लाल पगड़ी आ रही है। ठीक, कोई लाल पगड़ी बांधे हुए आ रहा है तो मैंने लिखा लाल पगड़ी आ रही है, लेकिन इसका एक खास अर्थ है कि आप जब सिपाही इत्यादि को देखेंगे तो वो लाल पगड़ी लगाए रहते हैं। आप फिल्मों में भी देखेंगे या फिर आप ओरिजिनल में भी देखे होंगे तो वो लाल पगड़ी बांधे रहते हैं। या फिर मैं लिख दूं कि खाकी वाला आ रहा है, खाकी वाला आ रहा है। ठीक, तो यहाँ पर गुण के आधार पर नहीं बल्कि अन्य आधार पर, उसके कपड़े के आधार पर हम उसको पहचानने का प्रयास कर रहे हैं। तो वहाँ पर कौन सा है, शुद्धा लक्षणा। कई बार हम सिपाही को या पुलिस को सिपाही पुलिस नहीं बोलते हैं बल्कि बोलते हैं कि खाकी वाला आ रहा है, क्योंकि अगर कोई दूसरा व्यक्ति खाकी रंग का पहन कर जाएगा तो वो नहीं पुलिस या सिपाही उसको कहा जा सकता है, बल्कि जो खास उस पेशे में रहता है उसी को कहा जाएगा। ठीक है, तो ये खास अर्थ देता है ये खाकी वाला। इसी तरीके से कोई बोले नीली बत्ती, ठीक, कई बार नीली बत्ती, तो ये एम्बुलेंस के अर्थ में प्रयुक्त हो जाता है। दूसरा कोई अधिकारी है उसकी गाड़ी पर जो बत्ती लगी रहती है, नीली बत्ती सारे लोग नहीं लगा सकते, तो ये भी एक खास अर्थ में प्रयुक्त हो रही है लक्षणा। ठीक है, तो डायरेक्ट किसी को न कहकर बल्कि घुमाकर जब बात कही जा रही है तो वही तो लक्षणा है, मुख्य अर्थ में बाधा उत्पन्न हो रही है। तो उम्मीद है कि शुद्धा लक्षणा जो है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अगला जो लक्षणा है जो परीक्षा में ज़्यादातर पूछा जाता है, उपादान लक्षणा। उपादान लक्षणा, अब ये क्या है? अभी तक हमने देखा कि सभी लक्षणा में मुख्य अर्थ में बाधा उत्पन्न हो रही थी, लेकिन जो उपादान लक्षणा है इसमें मुख्य अर्थ में बाधा उत्पन्न नहीं होती है। मुख्यार्थ जस का तस बना रहता है, मुख्यार्थ में बाधा नहीं होती है। अब उदाहरण के माध्यम से हम समझें, जैसे अभी मैंने पिछले उदाहरण में दिया था कि लाल पगड़ी आ रही है, तो मतलब सिपाही आ रहा है। ठीक है, इसका ये अर्थ ये होगा मुख्यार्थ में बाधा उत्पन्न नहीं हो रही है। ठीक, इसको नोट कर लीजिए, लाल पगड़ी आ रही है। ये मैं बार बार इसलिए लिख रहा हूँ कि एग्जाम में ये पूछा गया है कई बार, लाल पगड़ी आ रही है में कौन सी शब्द शक्ति है? तो है इसमें शुद्धा लक्षणा भी हो सकता है और उपादान लक्षणा भी होता है। अगर इसको ब्रैकेट में लिख देगा यहाँ पर खुद उसी व्यक्ति को कि सिपाही आ रहा है, तब यहाँ पर उपादान लक्षण हो जाएगा। ठीक है, तो ये छोटे छोटे अंतर हैं। उम्मीद है कि लक्षणा शब्द शक्ति के अंतर्गत जितने भी महत्वपूर्ण भेद किए गए थे वो आपको समझ में आ गए होंगे। अब हम बात करते हैं कि व्यंजना जो शब्द शक्ति है उसमें कितने भेद किए गए हैं और कौन कौन से भेद महत्वपूर्ण हैं और परीक्षा के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट हैं। तो हम देखते हैं कि जो लक्षणा शब्द शक्ति है वो तो आपको समझ में आ गया होगा, जिसमें कि मुख्यार्थ में बाधा उत्पन्न होती है। और व्यंजना क्या है? व्यंजना को हम देखते हैं, व्यंजना शब्द शक्ति। ठीक है, व्यंजना शब्द शक्ति को मुख्य दो भागों में बांटा गया है, शाब्दी और अर्थी। तो हम पहले शाब्दी व्यंजना को देखते हैं। ये शाब्दी व्यंजना क्या है? शाब्दी व्यंजना वो है जब शब्द विशेष के माध्यम से व्यंग्यार्थ निकाला जाए। ठीक है, जब शब्द विशेष के माध्यम से व्यंग्यार्थ का बोध हो, वहाँ पर शाब्दी व्यंजना होती है। अगर उस शब्द के स्थान पर उसका अगर पर्यायवाची रख देंगे तो वो व्यंजना अपने आप में खत्म हो जाएगी। अब इसको हम उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। पहले इसके शाब्दिक अर्थ समझ जाते हैं कि जब शब्द विशेष के माध्यम से, शब्द विशेष के माध्यम से व्यंग्यार्थ का बोध। अब ध्यान में रखिए, मैंने बताया यहाँ पर वाच्यार्थ नहीं लिखा गया, यहाँ पर लक्ष्यार्थ नहीं लिखा गया, बल्कि व्यंग्यार्थ लिखा गया है। तो हम किस पर बात कर रहे हैं? व्यंजना शब्द शक्ति पर बात कर रहे हैं। उसी में भी शाब्दी व्यंजना क्या है?
जब शब्द विशेष के माध्यम से व्यंग्यार्थ का बोध हो, ठीक है, और पर्यायवाची रखने पर व्यंजना खत्म हो जाए। पर्यायवाची मतलब उसी शब्द का अगर कोई दूसरा वहाँ पर डुप्लीकेट मतलब शब्द रख दिया जाए तो वहाँ पर व्यंजना जो है अपने आप खत्म हो जाती है। मतलब पर्यायवाची रखना ठीक नहीं होता है, ठीक है, पर्यायवाची नहीं रखना है। अब उदाहरण के माध्यम से, और ये उदाहरण एग्जाम में खूब पूछा जाता है, इसको आप नोट कर लीजिए। जैसे उदाहरण है कि चिरजीवो, जब अलंकार पढ़ा रहा था तो भी इसको लिखा था, चिरजीवो जोरी जुरे, ठीक है, क्यों न स्नेह गंभीर, क्यों न स्नेह गंभीर, ठीक, ये पहली पंक्ति है। दूसरी है कि को घटी ये वृष भानुजा, वह हलधर के वीर, वह हलधर के वीर, ठीक। चिरजीवो जोरी जुरे, क्यों न स्नेह गंभीर, को घटिए वृष भानुजा, वे हलधर के वीर। तो आप देख रहे हैं किसमें कौन सा अलंकार है, ये भी कमेंट्स कर आप बताइए। मैंने इसको बताया था, उदाहरण सहित बताया था, जिसको खोज कर आप बताइए ज़रूर, ठीक है। लेकिन एक ध्यान रखिए कि ये कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। 2005 में पूछा गया, 2015, 2011, पीजीटी 2005, 2011, 2015 में ये सवाल पूछा जा चुका है। तो देख रहे हैं कि ये उदाहरण पूछा जा चुका है कि इसमें कौन सी शब्द शक्ति है। तो आपका उत्तर हो गया व्यंजना। अगर उसके और अंदर जाके पूछ देगा तो शाब्दी व्यंजना है, ठीक है। अब देख रहे हैं वृष भानुजा के यहाँ पर दो अर्थ है और हलधर का भी दो अर्थ है। एक तो इसका अर्थ था राधा, जब मैं अलंकार पढ़ा रहा था तो उस समय भी बताया था और आज भी, और दूसरा है कि गाय, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, बलदाऊ और यहाँ पर बैल, ये दो अर्थ। अगर वृष भानुजा की जगह राधा लिख दिया जाए या फिर हलधर की जगह बलदाऊ रख दिया जाए तो इसमें व्यंजना अपने आप खत्म हो जाएगी। बताने का मतलब यही था। तो उम्मीद है कि शाब्दी व्यंजना भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम दूसरी व्यंजना देखते हैं कौन सी है और उसका उदाहरण क्या है। दूसरी व्यंजना है आर्थी व्यंजना। शाब्दी और आर्थी, एक में शब्द महत्वपूर्ण था, दूसरे में क्या है, अर्थ महत्वपूर्ण है। अब वो क्या है उसको देख लेते हैं। जब अर्थ विशेष के माध्यम से व्यंग्यार्थ का बोध हो, यहाँ पर शब्द विशेष के माध्यम से हो रहा था, यहाँ पर क्या है, अर्थ विशेष के, ठीक, अर्थ विशेष के माध्यम से व्यंग्यार्थ का बोध, ठीक। तो अर्थ विशेष के माध्यम से कैसे है, अब उदाहरण देखें हम। तो जैसे आपने एक उदाहरण सुना होगा, पंक्ति मैथिली शरण गुप्त की है कि अबला जीवन हाय तेरी यही कहानी, ठीक है, अंचल में है दूध आँखों में पानी। एक पंक्ति है कि अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, लिख देता हूँ, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में दूध, ठीक है, आंचल में दूध और आँखों में पानी। इस पंक्ति को तो याद रखिए कि किसका है और इसमें व्यंजना कौन सी है, इसमें आर्थी व्यंजना है। अब क्यों है, क्योंकि अर्थ विशेष के आधार पर एक स्त्री के चरित्र को बताते हुए इसमें कहा गया है कि उसके दो रूप होते हैं। एक तो उसमें ममत्व होता है, ममत्व, ठीक है, हर महिलाओं के अंदर ममत्व होता है। दूसरा क्या होता है, दूसरा अर्थ इसमें लिया गया है कि वो काफ़ी दुखमय समय में भी हिम्मत रखने वाले हैं, ठीक है, या कहें कि कष्ट सहने की उसमें क्षमता होती है। ये सब पुरुषों में नहीं होती है ज़्यादातर, कष्ट क्षमता, सहने की क्षमता, कष्ट सहने की क्षमता।
ठीक है। तो यहाँ पर अर्थ लिया गया है एक नारी का कि उसका जो जीवन है, अबला जीवन, यही कहानी, आंचल में दूध है आंखों में पानी, इस तरीके से। तो उम्मीद है कि ये आर्थिक व्यंजन आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें अर्थ विशेष के आधार पर व्यंग्यार्थ का बोध होता है। उदाहरण के माध्यम से मैंने समझाया कि यहाँ पर एक स्त्री का चित्रण किया गया है जिसको बताया गया कि उसके अंदर ममत्व है, ममता है, ठीक है, माँ का जो चरित्र होना चाहिए वो है, और वो कष्ट सहने में भी सक्षम होती है। लेकिन अब धीरे धीरे समय चेंज हो रहा है। ये तो उस ज़माने का है जब यशोधरा, जो उपेक्षित स्त्री पात्र थी, उन पर मैथिली शरण गुप्त जब कविताएं लिख रहे थे, उस ज़माने की ये कविता है, ठीक है। लेकिन उदाहरण के रूप में आप इसको याद कर सकते हैं। इसी से मिलता जुलता है जयशंकर प्रसाद की एक पंक्ति है, नारी तुम केवल श्रद्धा हो। तो कई बार सवाल उठता है, क्या मतलब स्त्रियां ही श्रद्धा और दया की पात्र हैं? क्या वो उनको उस तरीके से सक्षम नहीं बनाया जा सकता है जिस तरीके से पुरुष हैं? या फिर वो उनको क्यों अबला कहा गया है? इस तरीके से स्त्री विमर्श में सवाल उठाए जाते रहें। तो जब हम और आगे पढ़ेंगे साहित्य में कि स्त्री विमर्श क्या है, दलित विमर्श क्या है, तो उस पर डिस्कशन होगा। खासतौर से इस लेक्चर में आप ये जानिए कि जो ये कोटेशन आया हुआ है इसमें शाब्दी व्यंजना है, क्यों है मैंने उसका बता दिया। तो उम्मीद है कि आपको शब्द शक्ति पूरे कंप्लीट समझ में आ गई होगी, आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि शब्द शक्तियाँ क्या होती हैं, उनका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, उनके कितने भेद होते हैं, अविधा लक्षणा व्यंजना का जो शाब्दिक अर्थ है वो क्या है, और फिर लक्षणा के कौन कौन से मुख्य भेद हैं और उनका शाब्दिक अर्थ क्या है, उदाहरण के माध्यम से मैंने बताने का प्रयास किया। इसी तरह से व्यंजना के कौन कौन से भेद हैं और उदाहरण के माध्यम से उनको भी बताने का प्रयास किया। तो एकदम से कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। और जितने भी उदाहरण मैंने दिया वो प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं, इनको भी आप ध्यान में रखिए। तो उम्मीद है कि शब्द शक्ति से संबंधित जितने भी सवाल आएंगे आप उनको हल कर लेंगे, और लिखने के लिए भी आएगा तो आप बहुत ही अच्छे से आप इसका उत्तर लिख सकते हैं। तो देखा जाए तो जो यूजीसी नेट का पाठ्यक्रम है जिसमें साहित्य शास्त्र और आलोचना पढ़ना है, उसका एक टॉपिक मैंने लगभग क्लियर कर दिया है। इसी तरीके से यूपी हायर एजुकेशन में भी के पाठ्यक्रम में भी है, और टीजीटी पीजीटी में भी शब्द शक्ति है। तो शब्द शक्ति कितना महत्वपूर्ण विषय है, ये आप अलग अलग पाठ्यक्रमों के माध्यम से आपको पता चल गया होगा। तो आप कमेंट्स कर ज़रूर बताइए कि आज का लेक्चर कैसा लगा, ठीक है। और मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।